यदि आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके, उसका स्थान जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से अगर आप देखें तो उसका स्थान विश्व में 80वें नंबर पर है। इतना छोटा है वो। बावजूद इसके उसने देश के जो सबसे बड़े बड़े देश थे उन पर राज किया और लगभग पूरे विश्व पर, कुछ देशों को छोड़ दें तो पूरे विश्व पर उसने राज किया। कहा ही जाता था कि ग्रेट ब्रिटेन का कभी सूरज नहीं डूबता। और कुछ देशों की तो सभ्यताएं ही समाप्त कर दी उसने। जो वहाँ की मूल सभ्यता थी उसे समाप्त कर दिया। आज भी वहाँ पर इंग्लैंड राज है, भले उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया हो, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के मूल निवासी नहीं। जो वहाँ बहुसंख्यक समाज है आज, वो वहाँ का मूल निवासी नहीं है, वो इंग्लैंड से ही आयातित है। इंग्लैंड के ही लोग हैं। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऐसे कई देश हैं जहाँ के जो मूल निवासी थे वो काले थे या श्वेत थे, वो या तो समाप्त हो चुके हैं, उनकी संस्कृति समाप्त हो चुकी है और वो अंग्रेजी संस्कृति में रच बस गए। उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। पर फिर भी आज भी वहाँ भेदभाव है, रेसिज्म के नाम पर, श्वेत और अश्वेत इस नाम पर। तो श्वेत वही हैं जो इंग्लैंड से आए हैं और अश्वेत वे हैं जो वहाँ के मूल निवासी थे। इन दोनों में भेदभाव इसीलिए होता है। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज जब थे तो वो इंडियंस एंड डॉग्स से परहेज करते थे। वही स्थिति आज बाहर है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि इतना छोटा सा देश और उसने पूरे विश्व पर राज कैसे किया। कोई खास विशेषता रही होगी, कुछ उसके अपने यूएसपीज रहे होंगे जिसने उसने सारे विश्व पर, और वो भी इतने दिनों तक राज किया। जो काम सिकंदर और हिटलर नहीं कर पाया वो काम अंग्रेजों ने किया और काफ़ी दिनों तक किया। तो इस साम्राज्य को कायम और स्थापित करने में उनके पास में कुछ औजार हैं। उन्हीं औजारों में से एक औजार उनका है बीबीसी। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से, वो जहाँ भी गए हैं वहाँ के लोगों को उन्होंने पहले बांटा, खूब बांटा, आपस में झगड़े करवाए। और जब सब बट गए तो उन्हें लगा कि अब हम सेफर पोजीशन में हैं, अब हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ऐसी है कि यहाँ किसी को भी हम, किसी एक को आराम से टारगेट करके उसे हरा सकते हैं। और यही हुआ कि वो 10 लोग आए थे हिंदुस्तान में 100 लोग थे। उन लोगों ने उन 100 को 5-5 लोगों में विभक्त कर दिया। तो ये 10 अंग्रेज और एक 5 को टारगेट करते थे, बाकी 95 उसे नहीं देखते थे। वो एक 5 को हराते थे, फिर दूसरे 5 को हराते थे, फिर तीसरे 5 को हराते थे, फिर चौथे 5 को हराते थे। और ऐसे ऐसे उन्होंने पूरे 100 लोगों को हरा करके वहाँ कब्जा कर लिया। यही हाल पूरा विश्व का था उनका, और यही उनकी स्ट्रेटजी भी है। जाते जाते भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान को 3 भागों में इसीलिए बांटा कि भले हम आज 47 में यहाँ से जा रहे हैं, पर इनकी हालत ऐसी रखें, इतना इन्हें कमज़ोर कर दें कि हमारे जाने के बाद भी ये हम पर आश्रित रहें, कभी भी हमारे सामने आँख उठाने की कोशिश न करें,
इतने कमज़ोर ये रहे, ताकि हम भले यहाँ से चले जाएं पर महाशक्ति बने रहें और वहाँ से बैठकर इनके ऊपर राज कर सकें। और 47 में जाने के बाद भी हिंदुस्तान को धीरे धीरे बांटने की प्रक्रिया, जो बचा हुआ हिंदुस्तान है उसको भी धीरे धीरे बांटने की और छोटा करने की कोशिश हमारे लोग यहाँ पर बैठकर करते रहे। और यही वजह है कि यहाँ पर BBC विश्व के बाकी सब देशों से ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित हुआ। जयचंदों की भी कमी नहीं है हिंदुस्तान में, तो उनका भी सपोर्ट मिलता रहता है। और BBC का मुख्य काम यही है कि आज भी हिंदुस्तान में आग को लगाए रखना, या आग अगर ठंडी पड़ चुकी हो तो उसमें घी तेल डालते रहना। सांस्कृतिक एक मीडिया के माध्यम से। और यही वजह है शायद कि 2002 की आग जो जली थी और आज जो एकदम ठंडी पड़ चुकी है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, उसके बाद उस चीज को फिर से उठाने की, फिर से ज्वलंत बनाने की कोशिश BBC ने की अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा, जो 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। क्या उसका क्या यूज़ है? 20-22 साल में भारत की सारी जनता उस चीज़ को बार बार देख सुन चुकी है और अब उसे भुलाने का प्रयत्न कर रही है। और उस चीज़ को BBC आज उकेर कर फिर से जागृत करना चाहता है। तो इसका कोई सामाजिक सरोकार है क्या? कोई सामाजिक लाभ है उसका क्या? कोई नहीं है। लाभ है तो केवल राजनीतिक। इंग्लैंड का लाभ है कि हिंदुस्तान में अस्थिरता बढ़े। जब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर आर्थिक अस्थिरता पर भी पड़ता है। देश आर्थिक रूप से अस्थिर होता है और सामरिक रूप से भी अस्थिर होता है। तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से देश कमज़ोर होगा। और यही चीज़ हमारे देश के बहुत से विपक्षी दल भी चाहते हैं। सत्ता सुख से जो विचलित हैं, वंचित हैं पिछले 9-10 वर्षों से, और आगे भी 10-5 वर्षों तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, तो वो भी छटपटा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सत्ता सुख मिले। और इसीलिए उस BBC की डॉक्यूमेंट्री पर देश में कुछ राजनीतिक लोग और कुछ तथाकथित सामाजिक लोग और कुछ मीडिया के लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। और ये सारे वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल के रिलीज होने पर भी हो हल्ला मचा रहे थे कि ये रिलीज़ कैसे हो गई, इसे तो रिलीज़ ही नहीं होने देना चाहिए था। वही सारे लोग आज गुजरात की उस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करना चाहते हैं जबकि उससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला।
तो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, उन सबको ये सोचना चाहिए कि देश यदि सशक्त रहेगा, देश यदि मजबूत रहेगा, तो देश में रहने वाला हर व्यक्ति मजबूत होगा, सुरक्षित होगा और संपन्न होगा। किंतु यदि देश कमज़ोर रहेगा तो हालत वही होगी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कि कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। तो इन विदेशी लोगों के झांसे में ना आए और देश को मजबूत बनाने के लिए देश की सोचें, नेताओं की नहीं, मीडिया वाले दलालों की नहीं। अपने मन से सोचें कि देश कैसे मजबूत हो।